करते रहेंगे। ठीक है, एक सेकेंड बस। ओके, so today we are going to discuss about OTCEI, that is over the counter exchange of India. That means it is one of the recognized stock market of our country. ये एक भारत का recognized stock exchange है. Now, how it is different from other stock markets, this we will study. Under this particular topic we are going to discuss about when and why OTCEI was established, हु आर द इम्पोर्टेंट प्रोमोटर्स ऑफ ओटीसीआई, कौन कौन से प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया हुआ है। ठीक है, व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओटीसीआई, how the market conditions, or how, or what are the different entities or intermediaries who are basically active in this particular market। कौन कौन से इंटरमीडियरी, जैसे इंटरमीडियरी का मतलब जैसे दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में हम लोग देखते हैं कि ब्रोकर्स हैं, कस्टोडियंस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, एंड सो ऑन। then what are the important intermediaries who are participating in this particular market? देन व्हाट इज द ट्रेडिंग मेथड, जैसे बाकी सब में हम लोग जानते हैं कि ओपन अ डीमेट अकाउंट एंड प्लेस योर ऑर्डर, और यू आर गोइंग टू प्लेस योर ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर बाकी स्टॉक मार्केट्स में। देन व्हाट इज द ट्रेडिंग मैकेनिज्म adopted by this particular stock exchange, that is OTCEI, what are the objectives, and finally what are the limitations of this particular market? And on the basis of all these discussions we will conclude about what are the important features of OTCI, and then we will look that how it is different from all other stock exchanges। ठीक है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये बाकी स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कैसे डिफरेंट है इसी को हमें देखना है। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी स्टेट अबाउट द ट्रेडिंग मैकेनिज्म। ट्रेडिंग मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत मैं स्टेट कर देता हूं, आप लोग के साथ डिस्कस करता हूं, फिर मैं स्लाइड्स को स्टार्टिंग से शेयर करूंगा। ठीक है, देखो ओटीसीआई एक प्रकार का इसे बोला जाता है, ये जो मार्केट है इट इज रिगार्डेड एज इंडियाज नेस्डैक, NASDAQ। एक अमेरिकन स्टॉक मार्केट है, जैसे अमेरिका में लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज देयर, बट देर इज अ वेरी स्पेशल स्टॉक मार्केट देर इज, that is NASDAQ, NASDAQ। now that particular, on the basis of that particular stock market, that is NASDAQ, India has established OTCEI। नेस्डेक को ध्यान में रखते हुए, यानी उसकी ट्रेडिंग मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ओटीसीआई की स्थापना भारत में की थी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो पॉपुलरली नोन एज इंडियाज नेस्डेक, है ना, और इंडियाज नेस्ट, इसे हम लोग इंडिया का नेस्डेक भी बोलते हैं, जबकि नेस्डेक कहाँ का है, यूएसए का है। ठीक है, लेकिन दोनों की ट्रेडिंग पैटर्न लगभग लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि नेस्डेक को देख के ही, उसकी ट्रेडिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ओटीसीआई की स्थापना की थी। अब इसका ट्रेडिंग पैटर्न क्या है देख लो, यहाँ वो ब्रोकर्स को ऑर्डर दो, ब्रोकर्स वहां पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर देंगे, ये सारी चीजें नहीं की जाती हैं। In this particular stock market, or this particular stock market, the mechanism which is adopted by this stock market, that is OTCI, is risk ringless trading। ringless trading, ये कहा जाता है कि यहाँ रिंगलेस ट्रेडिंग होती है। रिंगलेस, एक रिंग होता है ना, जैसे रिंग का एक आप लोग के दिमाग में बनता होगा कि रिंग एक कोई ऐसा चीज है जिसके विद इन टेरिटरी, उसके विद इन बाउंड्री में रहते हुए हमें काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अदर स्टॉक एक्सचेंजेस, फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे बीएससी है, तो बीएससी का नाम सुनते ही हम लोग को याद आ जाता है कि हाँ भाई बीएससी नाम की एक बिल्डिंग है, कहाँ पे है, मुंबई के दलाल स्ट्रीट में है, पीजे टावर्स। ठीक है, वहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है, और वहीं से ट्रेडिंग जो है विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल्स की जाती है, और उसका एक ऑफिशियल ऑनलाइन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है जिसको बोला जाता है बॉल्ट। बॉल्ट की सहायता से ट्रेडिंग की जाती है, और यहाँ पे मैंडेटरी होता है कि हम लोग अपने ऑर्डर ब्रोकर के दें, और ब्रोकर जो है उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर्स को प्लेस करेगा। दैट मीन्स देयर इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वहां पे क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे ब्रोकर्स क्या करते हैं, ऑर्डर्स को ट्रेड या प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर को प्लेस करते हैं। बट इन ओटीसीईआई इट इज अ कंप्लीट रिंगलेस ट्रेडिंग मैकेनिज्म, यहाँ पे बिल्कुल रिंगलेस है। दैट मीन्स देयर इज नो प्लेटफॉर्म एट ऑल, राइट फ्रॉम इट्स एस्टेब्लिशमेंट, जब से ये बना हुआ है इसके पास कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो कैसे होता है, बेसिकली द ट्रेडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। जब से बना है तब से यहाँ पे कब से कैसे ट्रेडिंग की जाती है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की सहायता से स्टार्टिंग से की जाती है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द फर्स्ट
fully computerized stock market of our country. भारत का अगर आपसे कोई पूछता है कि which stock market is fully computerized right from the beginning, तो OTCEI. OTCEI was the first stock market of our country which was fully computerized. ठीक है, NSE ठीक है, NSE बना था 1992 में, और वो भी स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन ट्रेडिंग ही करता था. बट OTCEI was established prior to NSE, and from its establishment it was a completely all the trading was done with the help of computers. अब ये डिफरेंट कैसे है, यहां देखो. In this particular market or in OTCEI, basically the trading is done with the help of telephone, with the help of emails, with the help of pagers, with the help of messages and so on. यहाँ पे जो ट्रेडिंग का मैकेनिज्म है इस तरीके से किया जाता है. एंड मोस्टली द स्मॉल कंपनीज और पेनी स्टॉक्स, they are permitted to trade over OTCI markets. OTCI मार्केट में छोटे मोटे स्टॉक्स की ट्रेडिंग की जाती है. अब छोटे का मतलब क्या होता है? छोटा तो भाई कहना एक 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 कॉमन चीज है. छोटा है क्या? देखो, पेनी स्टॉक्स जिसको कहा जाता है, PENNY, penny. This particular word was originated from US financial markets. US फाइनेंशियल मार्केट में पेनी स्टॉक्स की कल्पना की गई थी या पहली बार यूज किया गया था. पेनी स्टॉक्स किसे कहा जाता था? इन US फाइनेंशियल मार्केट, all those stocks which were having a value which was less than $1, those securities were regarded as penny stocks. यूएस मार्केट में जो भी शेयर्स या जो भी उनके स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उनके स्टॉक्स की अगर वैल्यू यानी कीमत अगर $1 से कम होती है तो वैसे स्टॉक्स को वो लोग क्या बोलते हैं? पेनी स्टॉक्स. और आमतौर पे भारत के मार्केट में हम लोग वैसे स्टॉक्स को बेसिकली पेनी स्टॉक्स कह देते हैं आमतौर पे. ये कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, बट हम लोग कह देते हैं जिनकी वैल्यू, शेयर वैल्यू ₹10 या 20 के आसपास की होती है. बट अगर पेनी स्टॉक्स के सिद्धांत को अगर हम लोग माने, ठीक है, यानी यूएस के ही अगर मानक को लिया जाए, तो भाई $1 की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट 68 to 70 रुपीज. आज के रेट में और थोड़ा अच्छा हुआ है, 66 to 68 रुपीज. ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये पेनी स्टॉक्स भारत में नहीं माना जाता है ना. बेसिकली 10 या 20 रुपए वाले शेयर्स को हम लोग पेनी स्टॉक्स कह देते हैं. ठीक है, लेकिन छोटे या बड़े शेयर्स की मोस्टली इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो छोटे शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है. प्लस all those shares or all those stocks who are listed over the other stock markets of our country, other recognized stock exchanges of our country, if they are delisted from those kind of markets, then they are also permitted to trade over this particular market. ये एक ऐसा एकमात्र मार्केट है जो परमिशन ग्रांट कर देता है कि अगर भारत के दूसरे स्टॉक मार्केट से अगर आपको डीलिस्ट कर दिया गया है किन्हीं कारणों से, तो आप वो शेयर्स लेके हमारे पास आइए और हमारे मार्केट में आप ट्रेडिंग करिए. ये यहाँ पे ऑफिशियली परमिट किया जाता है. ठीक है, दूसरा ये सारी डिफरेंस तो थी. एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हियर बेसिकली देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज. इस मार्केट में 3 इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज हैं जो दूसरे किसी भी मार्केट में नहीं होते हैं. ठीक है, वो कौन कौन से हैं? देखो, एक होता है सेटलर, एक होता है मार्केट मेकर, ठीक है, और एक होता है इन्वेस्टर. तो इन्वेस्टर तो खैर हर जगह होता है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे तरीका अलग होता है. इन्वेस्टर इज सपोज टू प्लेस अ CR, काउंटर रिसिप्ट, है ना. एक काउंटर रिसिप्ट नाम का एक कागज होता है जो हर इन्वेस्टर को जमा करना होता है, जबकि बाकी दूसरे स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टर को काउंटर रिसिप्ट देने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे काउंटर रिसिप्ट दिया जाता है. दूसरा होता है सेटलर और तीसरा होता है मार्केट मेकर. ठीक है, ये कैसे किया जाता है मैं आपको अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना. और लास्ट लाइन ये देखो, किसी इन्वेस्टर को जब OTCI के माध्यम से कोई शेयर खरीदना होता है तो पहला स्टेप क्या होता है? ही जस्ट place the order or place his order with the help of counter receipt. First the investor is supposed to register himself. पहले इन्वेस्टर अपने आप को रजिस्टर करता है और उसको एक आईडी मिलती है. उस आईडी का पूरा जो स्टार्टिंग होता है वो ऐसे होता है: इन्वेस्ट OTC, INVEST OTC. ठीक है, इन्वेस्ट OTC. एक इस टाइप का उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है.
इन्वेस्टर को, ठीक है। अब वो जिस व्यक्ति को ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, वो एक काउंटर रिसिप्ट भरता है। काउंटर रिसिप्ट 3 पार्ट्स में होते हैं। जैसे आप लोग बैंक उंक जाते हो तो बैंक में पैसा निकालने के लिए या पैसा सबमिट करने के लिए रिसिप्ट भरते हो ना, तो रिसिप्ट में देखते हो अक्सर कि 2 फोल्ड में होता है, बीच में छोटे छोटे काफी मतलब पार्टीशन के लिए एक छेद छेद टाइप का किया होता है, और उसको आप लोग फिर फाड़ के एक बैंक रख लेता है और एक पे ऑफिशियल मुहर लगा के आपको दे देता है। ऐसी एक रिसिप्ट भरते हो ना, तो वैसा ही 3 सेगमेंट का एक रिसिप्ट होता है। एक लंबा सा कागज होता है जो 3 पार्ट्स में होता है, फटा नहीं होता है, लेकिन वो क्लियर सेगमेंट आपको दिख जाता है। एक सेगमेंट, पहला सेगमेंट होता है किसके लिए? पहला सेगमेंट होता है इन्वेस्टर के लिए, जहां पे वो लिखता है कि हाउ मच अमाउंट ही इज विलिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट, और हाउ मच अमाउंट ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। कितना पैसा वो मार्केट में लगाना चाहता है, और इस पैसे से वो किस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता है, वो एक सेगमेंट में लिख देता है। और बाकी 2 सेगमेंट जो होते हैं वो सेटलर के लिए और एक थर्ड एंटिटी के लिए वो होते हैं, ठीक है। उसको डिटेल में बताऊंगा। बस वो ये फॉर्म भर के सबमिट कर देता है, और बैंकर डू एन इशू उस फॉर्म को पूरा प्रॉपरली एनालाइज करता है और उस कंपनी से मिलते हुए और इस शेयर्स को फाइनली इन्वेस्टर को ट्रांसफर करता है, ठीक है। ट्रांसफर करते वक्त क्या किया जाता है, इस ऑफिशियल काउंटर रिसिप्ट को इन्वेस्टर को वापस कर दिया जाता है कि आप इसको रखिए, और वही उसका ऑथेंटिक पेपर होता है कि हाँ, मैंने पैसा लगाया है। उस पर्टिकुलर रिसिप्ट पे ओटीसीआई क्या करता है, अपना एक ऑफिशियल स्टैंप लगा देता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि हाँ, इन्होंने पैसा इस मार्केट में लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार की ट्रेडिंग मैकेनिज्म होती है जो 3 बंदों के बदौलत चलती है, सेटलर, मार्केट मेकर और एक इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये तीनों की सहायता से छोटे छोटे स्टॉक्स की खरीद या बिक्री की जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दूसरी स्टॉक मार्केट की अनलिस्टेड कंपनियां भी या डीलिस्टेड कंपनियां, दोनों, अनलिस्टेड जो कभी लिस्ट हुई ही नहीं है वो भी यहाँ काम कर सकती है, और डीलिस्टेड जो अगर लिस्टेड हुई थी लेकिन किसी नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोविजंस की वजह से उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज हुआ, वो भी यहाँ पे काम करती हैं। यानी एक तरीके से ये मार्केट क्या है, ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स। बाकी मार्केट्स के बाद की स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा रिस्की माना जाता है, ठीक है। चलो, बाकी सब डिटेल्स के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम लोग डिस्कस एक एक पॉइंट को करेंगे। उस दौरान मैं आप लोग से पूछते रहूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे आप लोग मुझसे पूछिएगा। देखो, ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर। हाँ, तो देखो, पहले देखा जाए कि व्हेन एंड इन ऑन व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस और व्हाई ओटीसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, क्यों ओटीसीआई को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। देखो, बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड 2 important committees, and the agenda for first committee was for the improvement in stock exchanges. That means government constituted a committee led by Mr. G.S. Patel, and so that committee was popularly known as G.S. Patel Committee. And the government just asked Mr. G.S. Patel to suggest necessary measures so that we can make improvement in stock market or stock exchanges. जीएस पटेल कमेटी को बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए? उनसे कहा गया था कि आप बताइए कि क्या क्या हम लोग स्टेप उठाएं, यानी गवर्नमेंट कौन कौन सी स्टेप उठाए जिससे कि हम लोग स्टॉक एक्सचेंजेस में इंप्रूवमेंट ला सकें, ठीक है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट कमिटी वाज constituted for the purpose of development of capital market. That means government constituted a committee under the chairmanship of Mr. Abid Hussain, and he was supposed to give certain necessary recommendations so that development of capital market may be done. ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि आप भी आबिद हुसैन से, ये दोनों कमेटियां अलग अलग थी। आबिद हुसैन की लीडरशिप में एक कमेटी बनाया गया, उनको कहा गया कि नेसेसरी स्टेप्स बताइए जिससे कि कैपिटल मार्केट में डेवलपमेंट हम लोग कर सकें। नाउ both these committee, the committee led by Mr. G.S. Patel and the second committee led by Mr. Abid Hussain, both the committee strongly recommended or give their recommendations. Both of them submitted their proposal, and they suggested the government of India to establish a new model of stock exchanges based on कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑफ नेशनल लेवल। दोनों कमेटी ने कहा कि आप कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से काम करने वाला स्टॉक मार्केट बनाइए।
और वो पूरे नेशनल लेवल का हो। क्यों? क्योंकि भाई कंप्यूटर नेटवर्क का अगर सहायता लेगा तो जाहिर सी बात है कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स द ट्रेडिंग में बी डन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। भाई कंप्यूटर की सहायता से अगर कोई चीज चल रही है तो उसको ट्रेस तो कहीं से भी किया जा सकता है। तो ये दोनों कमिटी ने यही रिकमेंड किया कि एस्टैब्लिश अ स्टॉक मार्केट which must be a entirely new stock market or new kind of stock market, or it must be a new model of stock exchange, and it must be based on कंप्यूटर नेटवर्क्स, और ये नेशनल लेवल का हो, ऐसा दोनों कमिटी ने सजेशन किया था। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन अक्टूबर 1990 this particular stock exchange or OTCEI was established with the help of following promoters। ठीक है। दोनों कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पे, यानी दोनों कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1990 में OTCEI को एस्टैब्लिश किया। ठीक है। नाउ द मेजर प्रोमोटर्स ऑफ OTCEI वेयर UTI, IDBI, IFCI, LIC, GIC, SBI caps. That means it is basically a merchant banking company, or you can say it is a subsidiary of State Bank of India, SBI caps and Can Bank Financial Services। ये भी क्या है? कैनरा बैंक का एक फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का ये है। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ऑल द प्रोमोटर्स दे आर बेसिकली ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये सारे के सारे क्या है? सीधी सीधी गवर्नमेंट के कंट्रोल की सेक्टर्स हैं। ठीक है। सो with the help of these promoters, which are basically a part of the central government, with the help of these promoters, government of India established OTCI in October 1990। इस तरीके से इसे बनाया गया। ठीक है। Now OTCI, as per section 25 of Companies Act 1956, it is a non-profit making company। ठीक है। कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस के तहत पहले एक कंपनी बनाया गया। उस कंपनी का नेचर क्या था? नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ठीक है। और उस कंपनी को बाद में किस चीज का दर्जा दिया गया? स्टॉक मार्केट का दिया गया। अब स्टॉक मार्केट का दर्जा या रिकॉग्निशन कहां से मिला? सेकेंड लाइन, एज पर सेक्शन 4 ऑफ SCRA एक्ट, that is Securities Contract Regulations Act 1956, it is an recognized stock exchange। ठीक है। तो पहले कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस के तहत नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाई गई विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोमोटर्स, एंड देयर आफ्टर दिस पर्टिकुलर कंपनी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ आवर कंट्री विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट और SCRA एक्ट 1956। हम लोग जानते हैं कि भारत में जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं उनको रिकॉग्निशन कौन देता है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट। तो इसी एक्ट के द्वारा इसे भी एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी माना गया है, या एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड अपॉन यूएसए's नेस्डैक। ठीक है। यूएसए में जो एक नेस्डैक नाम का स्टॉक मार्केट है, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक मार्केट है यूएसए का। ठीक है। उसका फुल फॉर्म देख लो तो थोड़ा सा समझ में आएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। यानी ये भी क्या था? एक तरीके से ऑटोमेटेड कोटेशंस लेने वाला ही स्टॉक एक्सचेंज था उस समय। ठीक है। जब भी ये बनाया गया होगा यूएसए में, तो उस समय ये ऑटोमेटेड कोटेशंस लेता था। इसी को बेस बनाते हुए इसी के तरह का एक इंडिया में स्टॉक मार्केट स्टैब्लिश किया गया, जो पूरी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क्स के द्वारा ही चलाया जाने वाला था, एंड दैट वाज OTCI। नाउ दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रिगार्डेड एज इंडियाज नेस्ट। इसे पॉपुलरली इंडिया का नेस्डैक भी कहा जाता है, या इंडिया का नेस्ट भी कहा जाता है। नाउ OTCI is India's first stock exchange to produce screen-based trading ringless system। ये पहला स्टॉक मार्केट था भारत का जो पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड था, और ये रिंगलेस था। ठीक है। रिंगलेस के रूप में पहली बार स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करने वाला OTCI है। ठीक है। देखो यहाँ पे अंतर है, ये ध्यान रखना। अगर हम लोग कहेंगे कि विच वाज द स्टॉक मार्केट विच प्रोवाइड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग किसने किया? देन आंसर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, है ना, जिसने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग की शुरुआत की। बट रिंगलेस सिस्टम में स्क्रीन बेस्ड किसने किया? OTCI। ठीक है। यहां भी स्क्रीन बेस्ड था, बट
These were basically conducted with the help of computers, small computers. And here it is ringless system. ये ringless system है, यहाँ कोई ऑफिशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रिंगलेस सिस्टम में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ओटीसीआई, और नॉर्मल जब रिंगलेस की वर्ड ना यूज किए जाए तो कौन सा स्टॉक मार्केट है जिसने स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था? दैट इज एनएससी इन द ईयर 1992। जब ये 94 में जब एनएससी ने क्या किया था, नीट नाम की एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम को ऑफिशियली लॉन्च किया था। दैट वाज द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग मैकेनिज्म, नीट, NEAT। बट रिंगलेस सिस्टम में पहली बार कंप्यूटर का यूज 1990 में किया जा चुका था। दैट वाज बाय OTCEI, ठीक है। ये पहले दो स्लाइड से किसी को कोई डाउट है? पहले दो स्लाइड से अगर किसी को डाउट है तो पूछ ले, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। चलो ठीक है, नेक्स्ट। देखो मिड यहां ये देखा जाए कि व्हाई ओटीसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, what were the basic reasons on the basis of which OTCI was established in our country? देखो, OTCI is a kind of secondary market. No doubt it is a kind of secondary market or it is a stock exchange. Why? Because it has been granted recognition by Securities Contract Regulations Act. Section 4 उसका सीधा सीधा कहता है कि एक secondary market है, ठीक है। Now, in OTCI, trading takes place by putting buy and sell orders by telephone, telex, लेटर, ओरल मैसेजेस एक्सेट्रा, है ना, ओरल मैसेजेस एक्सेट्रा, इन सारे माध्यमों से यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है, ठीक है। अब ये कहोगे कि सर ये तो कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है, तो ये ओरल मैसेजेस यहाँ पे कैसे हो रहा है ना, कि कंप्यूटर से अगर ट्रेडिंग की जा रही है तो ओरल मैसेजेस कहाँ से आ गए यहाँ पे? बिल्कुल है, वो मैं ट्रेडिंग मैकेनिज्म में बताऊंगा। फिलहाल बस आप लोग समझ लो इन सारी चीजों से, टेलीफोन के द्वारा, टेलेक्स के द्वारा, लेटर के द्वारा, ओरल मैसेजेस के द्वारा यहाँ पे ऑर्डर्स को प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। दैट मीन्स हियर यहाँ ब्रोकर्स का कोई भी फिलहाल रोल नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे, इट इज अ वे ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज अदर देन ऑन एन ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज। बाकी सारे ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज में जैसे ट्रेडिंग होती है वैसे यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं की जाती है, यहाँ का तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज फ्लोरलेस सिक्योरिटी ट्रेडिंग सिस्टम इक्विप्ड विद कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ये पूरी की पूरी तरीके से क्या है? फ्लोरलेस सिक्योरिटी ट्रेडिंग सिस्टम, यानी यहाँ का ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? फ्लोरलेस है। दैट मीन्स देर इज नो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एट ऑल। यहाँ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, फ्लोरलेस, कोई फ्लोर नहीं है। फ्लोर का मतलब एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पे ब्रोकर्स बेसिकली अपने ऑफिसर्स को अपने ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। तो बाकी सारे स्टॉक मार्केट में क्या होता है? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। दैट मीन्स दे आर नॉट फ्लोरलेस, बट ओटीसीआई क्या है? ये बिल्कुल फ्लोरलेस है, यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से ही केवल ये किया जाता है। नेक्स्ट, the OTC market is not a central physical marketplace but a collection of brokers and dealers scattered across the country। अब देखो यहां से बात शुरू होती है कि ये कोई ऐसा जगह नहीं है कि जो जो पता चल गया कि एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम की जगह है जो दलाल स्ट्रीट में है और पीजे टावर्स में यहाँ इसकी ट्रेडिंग फाइनली एग्जीक्यूट की जाती है। नहीं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है? मार्केट कहीं पे भी बन सकता है। कहीं पे भी का मतलब कि विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मान लो बनारस में ही अगर कुछ लोग, कुछ ब्रोकर्स और कुछ डीलर्स, यहाँ डीलर्स वर्ड यूज किया गया है, इसको इनको हम लोग यहाँ पे अभी आगे देखेंगे, इनको मार्केट मेकर्स कहा जा रहा है। अगर मार्केट मेकर्स और ब्रोकर्स किसी भी जगह पे स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री, मतलब भारत के किसी भी कॉर्नर पे अगर ये लोग इकट्ठा होते हैं और अगर इनकी डीलिंग हो जाती है कि हाँ इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं और एक इन्वेस्टर रेडी, इन्वेस्टर तैयार है कि हाँ मुझे खरीदना है और बेचने वाला तैयार है, तो वहीं पे ये लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। इसके लिए कोई सेंट्रल फिजिकल मार्केट की जरूरत नहीं है। ये विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स किया जाता है, यानी कहीं पे भी आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट, द मार्केट इज मोर अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस रेदर देन प्लेस, है ना। ये मार्केट क्या है? एक बिजनेस करने का तरीका है, ना कि किसी प्लेस से सेंटर्ड है, ठीक है। जैसे बाकी सारे स्टॉक मार्केट क्या है? प्लेस सेंटर्ड है,
जैसे नाम सुनते हैं एनएससी, तो एनएससी सुनते ही आप लोग जान जाते हो कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई में एनएससी नाम का एक स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उसका टर्मिनल हर जगह है। बट फाइनली द ऑर्डर्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनएससी, हेडक्वार्टर से ही एग्जीक्यूट होने होने जा रहा है ये पूरा का पूरा ऑर्डर, ठीक है। तो उस तरीके से ये मार्केट नहीं है। ये मार्केट क्या है, ये प्लेस सेंटर्ड नहीं है, किसी जगह से बंधा हुआ नहीं है कि ओटीसीआई कहाँ पे है तो दिल्ली में वह है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी जगह में नहीं है। ये कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ये केवल एक बिजनेस करने का तरीका है। Next, buying and selling in unlisted stocks are matched over a massive network of telephone that links thousands of securities firms here and abroad. यानी मोस्टली सिक्योरिटीज जो होती है वो क्या होती है, अनलिस्टेड स्टॉक्स, यानी यहाँ पे लिस्टिंग जी बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। जैसे बाकी सारे स्टॉक मार्केट में क्या है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी। Unless and until a security is listed over the stock exchange, you are not granted permission to trade or make any kind of order in that particular security, है ना। भारत के दूसरे जितने भी स्टॉक मार्केट है वहां पे लिस्टिंग कंपलसरी होता है, बिना लिस्टिंग के आप काम नहीं कर सकते हो। बट ओटीसीईआई एक ऐसा मार्केट है जहां पे अनलिस्टेड स्टॉक की ही सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है। यहाँ लिस्टिंग कहीं से भी जरूरी नहीं है, ठीक है। बिना लिस्ट किए कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को अगर बेचना चाहती है तो डायरेक्ट यहाँ पे अपना काम कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट अपना काम कर सकती है। कैसे कर सकती है इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ बस इतना याद रखना कि अनलिस्टेड स्टॉक्स यहाँ पे आप आराम से बेच सकते हैं। यानी कोई ऐसी कंपनी है, नई कंपनी है जो लिस्टिंग नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाती है, इसलिए बाकी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो पाई है, तो वैसी स्टॉक वैसी कंपनियां कहाँ पे बेच सकती हैं अपना शेयर, अपना शेयर वो इस टाइप के मार्केट में, यानी ओटीसीआई में। ये लीगल मार्केट है लेकिन विदाउट लिस्टिंग ये लीगली काम इसमें करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। देखो ऑब्जेक्टिव्स देख ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि ये बेसिकली किस लिए, व्हाट वर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स, क्यों इसको स्टैब्लिश, इस स्टॉक मार्केट को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फॉर क्विकर लिक्विडिटी, ऐसा माना गया था कि ये क्योंकि कंप्यूटर टर्मिनल्स के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और क्या किया जाता है यहाँ पे, सेम डे सेटलमेंट। बाकी सब में सेटलमेंट पीरियड क्या है, बाकी स्टॉक सर एक्सचेंजेस में। T+2। हाँ, आज के डेट में T+2 है, पहले T+7 हुआ करता सर था, फिर T+2 फिर हुआ है। T+5। हाँ, T+5 का भी कॉन्सेप्ट था, T+2 पे आया है फिलहाल, है ना। और मोस्टली स्टॉक्स T+1 में हो जाता है। बट इन ओटीसीआई देन एंड देयर सेटलमेंट इज देयर। मतलब आप अभी तुरंत अभी खरीदने का सोच रहे हो और बेचने वाला तैयार है, और मार्केट मेकर अगर वहां पे है, तो देन एंड देयर सेटलमेंट हो जाता है, तुरंत आपको आपकी सेटलमेंट का रसीद मिल जाता है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज सेटल्ड सेम डे। यहाँ पे क्या है, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है, एक ही दिन में पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है और सेटलमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखा गया था कि क्विकर लिक्विडिटी प्रोवाइड यहाँ पे की जाएगी, फिक्स्ड एंड फेयर प्राइसेस, ठीक है। एक एक इसमें यहाँ पे जो शेयर्स जो ट्रेड किए जाते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट लिस्टेड, बट देयर इज प्राइस, देयर देयर प्राइस इज ऑलमोस्ट फिक्स। वो बिल्कुल एक तरीके से फिक्स रहता है, ठीक है। वो कैसे उसकी प्राइस कोट की जाती है ये मैं आगे बताता हूँ। अभी फिलहाल ये बस समझ लो कि लिक्विडिटी बिल्कुल 100% रहती है। क्यों, क्योंकि सेटलमेंट देन एंड देयर कर दिया जाता है, प्राइसेस फिक्स रहती हैं। लिक्विडिटी फॉर ए लेस ट्रेडेड सिक्योरिटी और दैट ऑफ ए स्मॉलर कंपनी, छोटी छोटी कंपनियों की ट्रेडिंग के लिए भी इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मैंने बताया था कि ये नेस्डेक को ध्यान में रखते हुए किया गया था। तो यूएसए में नेस्डेक क्या करता था, वो भी छोटी कंपनियों के सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग कराता था, ठीक है। देन एंड देयर सेटलमेंट करता था, फिक्स प्राइसेस रखता था। तो वैसे ही लगभग यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे। सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, उसके बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है कि यहाँ प्रोसेस कैसे होता है, उसको अगले स्टेप में मैं दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, इजी एंड चीपर मीन्स ऑफ मेकिंग पब्लिक सेल ऑफ न्यू इशूज। जैसे दूसरे स्टॉक मार्केट में क्या है, सेबी की गाइडलाइंस है रिगार्डिंग पब्लिक इशू, राइट इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट्स, कि पहले आप अपनी प्रोस्पेक्टस बनाओ, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के साथ लिस्ट करो, फिर उसके बाद उसकी एडवर्टीजमेंट करो, फिर उसके बाद आप लिस्टिंग प्रोसेस के लिए जाओ। दुनिया भर के नियम है,
यहां ऐसा कोई नियम नहीं है। द प्रोसेस इज वेरी इजी एंड चीपर। मीन्स चीपर क्यों? क्योंकि यहां जब कुछ आपको ना पैम्पलेट छापना है, ना प्रोस्पेक्टस छापना है, ना ऑफर डॉक्यूमेंट छापना है, ना एडवर्टीजमेंट कराना है, कुछ जब कराना ही नहीं है तो पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? इसलिए ये चीपर मीन्स है, एक तरीके से सस्ता सस्ता माध्यम है और इजी प्रोसेस है, क्योंकि बाकी सारी फॉर्मेलिटीज करनी नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक आसान और सस्ता माध्यम है डायरेक्ट पब्लिक को नए शेयर्स बेचने का। ठीक है, और नेशनल नेटवर्क क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के द्वारा ट्रेडिंग की जा रही है, इसलिए इसका नेटवर्क भी क्या माना जाता है? नेशनल नेटवर्क। नाउ देखो, इस तरीके से लगभग ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट की जाती है सबसे पहले। अच्छा, ट्रेडिंग मैकेनिज्म को देखने से पहले आओ पहले देख लो पार्टीज। पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन सी पार्टीज इसमें होती हैं? देखो, पार्टिसिपेंट्स इन ओटीसीआई। ओटीसीआई मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले लाइसेंस्ड डीलर्स हु आर अलाउड टू ट्रेड इन ओटीसी। ठीक है, जैसे आप कहोगे कि सर जब लिस्टिंग हो ही नहीं रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति से शेयर्स खरीदना है और किसको बेचना है, या कौन सा जो बेचने वाला व्यक्ति क्या वो सही है कि नहीं है, कंपनी सही है कि नहीं है, ये हमें कैसे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सॉल्यूशन यहाँ पे है कि यू आर सपोज टू कॉन्टेक्ट लाइसेंस्ड डीलर्स। ठीक है, ओटीसीआई क्या करती है? कुछ डीलर्स को लाइसेंस देती है, स्पेशल लाइसेंस देती है, और उनको वो स्पेशली बोलती है लाइसेंस डीलर्स, एंड दे आर अलाउड टू ट्रेड इन ओटीसी। वो ओटीसी पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो लाइसेंस डीलर की सहायता से आपको काम करना है। अब लाइसेंस डीलर्स के बारे में आप पता कहां से लगाएंगे? ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ओटीसीआई। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखना होगा कि ये डीलर जो है लाइसेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इशूअर्स। दैट मीन्स द कंपनीज हुज सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड इन दी ओटीसी मार्केट। ये बिल्कुल ओटीसीआई में कंपनीज भी होती हैं जिनको हम पॉपुलरली इशूअर्स कहते हैं। ठीक है, यानी वैसी कंपनियां जो अपनी सिक्योरिटीज को ओटीसीआई मार्केट में बेचना चाहती हैं। थर्ड पार्टिसिपेंट जो होते हैं स्पॉन्सर्स। ठीक है, ये स्पॉन्सर्स देखो कौन होते हैं? आर पर्संस हु ब्रिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी इनटू द मार्केट। यानी भारत में हर जगह स्पॉन्सर्स होते हैं। स्पॉन्सर्स कौन होते हैं? जो सिक्योरिटीज यानी कंपनी को अपील करते हैं या कंपनी को कांटेक्ट करते हैं और उन कंपनियों को कहां पे लेके आते हैं? सिक्योरिटीज मार्केट में या ओटीसीआई में लेके आते हैं। यानी स्पॉन्सर का काम क्या है? स्पॉन्सर का काम है कि ये लोग कंपनीज को, वैसी कंपनियां जो नई नई कंपनियां होती हैं और उनकी सिक्योरिटीज अभी तक ट्रेडिंग नहीं हो रही होती है, वैसी कंपनियों को मार्केट में लेके आने का काम करती है। प्लस वैसी कंपनियां जो डीलिस्ट हो गई हैं किसी दूसरे स्टॉक मार्केट से, वैसे कंपनी को भी ये लोग अपील करते हैं कि आपकी क्योंकि यहाँ पे डीलिस्ट हो गई है तो इस दौरान आप हमारे यहाँ ट्रेड करिए, यानी ओटीसीआई में ट्रेड करिए। ठीक है, तो दीज पर्सन्स हु ब्रिंग्स द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी इनटू द मार्केट, दे आर रिगार्डेड एज स्पॉन्सर्स। ओनली मेंबर्स ऑफ ओटीसीआई आर अलाउड एज स्पॉन्सर्स। यानी जिन डीलर्स को लाइसेंस डीलर्स हम लोग कह रहे हैं, यानी ओटीसीआई ने लाइसेंस दे रखा है, वही केवल स्पॉन्सर का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी कंपनी के पास कोई जाएगा अगर कोई डीलर, तो वो पूछेगा कि वेदर यू आर एन ऑफिशियल स्पॉन्सर और नॉट, तो वो बताएगा कि नहीं, आई आई हैड गॉट द लाइसेंस फ्रॉम ओटीसीआई एंड आई एम द ऑफिशियल स्पॉन्सर। तो बेसिकली ये स्पॉन्सर करते क्या है? ये कंपनियों के पास जाते हैं। ठीक है, यानी डोर टू डोर कैंपेन करते हैं और कंपनियों को अपील करते हैं कि आप अपनी सिक्योरिटीज को हमारे यहाँ ओटीसीआई में ट्रेड करिए। ठीक है, दोनों प्रकार की कंपनियों को, नई कंपनी जो छोटी कंपनी है, नई कंपनी मतलब वो कहीं लिस्टेड हुई ही नहीं है इसलिए उनको यहाँ बुलाते हैं, और दूसरा वैसी कंपनियां जो डीलिस्ट हो गई हैं। तो डीलिस्ट हो गई तो वहां पे तो अभी इस समय ट्रेड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उनको कहता है कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपका सस्पेंशन रिवॉक नहीं हो रहा है तब तक आप आइए और ओटीसीआई में काम करिए। ठीक है, तो मार्केट में सिक्योरिटीज को लाने का काम स्पॉन्सर करते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होता है मार्केट मेकर। आर परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। माना जाता है कि मार्केट मेकर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। क्यों? बिकॉज दे मेक्स द मार्केट लिक्विड बाई इंश्योरिंग दैट अ कंटिन्यूस टू वे प्राइस इज मेंटेन्ड। मतलब मार्केट मेकर वैसे व्यक्ति होते हैं जो भारत में हर जगह फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं। ठीक है, और इनका काम क्या है? हर सिक्योरिटी के लिए एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को खोज के लाना। यानी
स्पॉन्सर क्या करता है कि मार्केट में सिक्योरिटी को लेके आता है, यानी कंपनियों को लेके आता है और उनकी स्टॉक्स को लेके आता है, ठीक है। लेकिन उनको बेचेगा कैसे, किसको, किन व्यक्तियों को बेचना है, तो उन व्यक्तियों को यानी खरीदारों को कौन मार्केट में लेके आता है, मार्केट मेकर। मार्केट मेकर ये इंश्योर करता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आया और आपको कन्विंस कर रहा है कि एक बहुत छोटी कंपनी है लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं ये अलर्ट हो जाइए कि दिस पर्सन इज बेसिकली अ मार्केट मेकर ऑफ ओटीसीआई। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये हमें कन्विंस कर रहा है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं मार्केट मेकर है। कहाँ का, ओटीसीआई का। ठीक है, तो मार्केट मेकर एक टू वे प्राइसेस को इंश्योर करने का काम करता है, यानी एक तरफ से सिक्योरिटीज तो है वो, एक तरफ तो सिक्योरिटीज की पूरी डिटेल्स अपने पास रखता है और रेडी एक इन्वेस्टर को तैयार करता है। ठीक है, उनको बताता है कि देखो ये सिक्योरिटीज है और इस ये इतने सस्ते दामों पे अवेलेबल है और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को अपील करता है कि काइंडली मेक इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज। तो मार्केट मेकर का काम है कि टू वे प्राइस या प्राइस सिक्योरिटीज को फ्लोट कराना किसकी तरफ, इन्वेस्टर की तरफ, और इन्वेस्टर को अपील करना कि आप पैसा इस मार्केट में लगाओ या इस सिक्योरिटी में लगाओ। तो ये दोनों, ये एक तरीके से टू वे का काम मार्केट मेकर करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता है मार्केट मेकर इन दिस पर्टिकुलर मार्केट और ओटीसीआई मार्केट। ठीक है, ये दोनों लोग कहीं पे भी हो सकते हैं, इनके लिए कहीं से भी जरूरी नहीं है कि मुंबई में ही बैठे हो, नहीं, कहीं पे भी जहां पे भी इनको पर्सन्स मिल गए जो जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो वहां पे ये लोग अपना तुरंत अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हैं, वहां डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेल का पैटर्न क्या है। जैसे मान लो मार्केट मेकर ने किसी इन्वेस्टर को तैयार कर लिया, किसी व्यक्ति को तैयार कर लिया कि हाँ एक सिक्योरिटी खरीदना है, तो अब उस व्यक्ति को क्या क्या करना होता है, स्टेप्स क्या करने होते हैं, वो देखा जाए। देखो ट्रेडिंग मैकेनिज्म नंबर वन, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एज एन मेंबर। सबसे पहले जिसको भी खरीदना बेचना या मार्केट में काम करना है, उसको पहले मेंबरशिप लेनी होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है ओटीसीआई में, और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है इन्वेस्ट ओटीसी, इस टाइप का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, INVEST OTC, इन्वेस्ट ओटीसी करके एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे ही इन्वेस्ट ओटीसी मिलता है तो सीधा उस बंदा क्या, वो बंदा क्या करता है जिसको पैसा लगाना है, उसको एक काउंटर रिसिप्ट दिया जाता है। ठीक है, यानी दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज टू कलेक्ट द काउंटर रिसिप्ट फ्रॉम द ऑफिशियल काउंटर, ऑफिशियल काउंटर से वो काउंटर रिसिप्ट ले लेता है। ठीक है, अब सोचो मैं कह रहा हूं कि ये कहीं से भी किया जा सकता है, तो काउंटर रिसिप्ट अगर मान लो मार्केट मेकर या सेटलर ये लोग लेके अगर घूम रहे हैं, ठीक है, तो काउंटर रिसिप्ट आपको जहां पे भी दिया गया तो वो तुरंत वहां पे वैलिड माना जाता है। ठीक है, अगर जिन लोगों के पास काउंटर रिसिप्ट है मतलब कि वो ऑफिशियल वहां का मेंबर है। दोनों चीजें आपको ट्रेस करनी है कि वेदर ही इज एन ऑफिशियल मेंबर और नॉट। अगर ऑफिशियल मेंबर है तो फिर आप काउंटर रिसिप्ट उसकी ले सकते हैं। ठीक है, तो काउंटर रिसिप्ट देता है, इस प्रकार का 3 सेगमेंट में काउंटर रिसिप्ट होता है, 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है इन्वेस्टर की डिटेल्स के रिगार्डिंग, दूसरा होता है काउंटर डिटेल्स के रिगार्डिंग, यानी कहाँ से लिया गया, कब से लिया गया, ठीक है, उसकी पूरी डिटेल्स दी रहती है। एक होता है सेटलर, मतलब सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स, उसके लिए यहाँ पे कुछ चीजों को लिखा जाता है। ठीक है, अब वो काउंटर रिसिप्ट लेके इन्वेस्टर क्या करता है, द इन्वेस्टर डिपॉजिट्स द ट्रांसफर डीड अमाउंट ऑन द काउंटर। इन्वेस्टर क्या करता है, मान लो मुझे 10,000 रुपए लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे तुरंत एक ट्रांसफर डीड, यानी यहाँ पे मैं तुरंत उस चीज को वो कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इस इन्वेस्टर इन्वेस्टर यहाँ पे लिखेगा कि आई वांट टू परचेस दिस शेयर एंड आई वांट टू इन्वेस्ट अ टोटल सम ऑफ ₹10,000। यहाँ पे दोनों चीज लिख देगा, कौन सा शेयर लेना है, किस कंपनी का शेयर लेना है, कितना अमाउंट आप लगाना चाहते हो, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिख देना है। पैसा जो ट्रांसफर करेगा वो ट्रांसफर डीड के द्वारा, यानी कैश के रूप में नहीं दिया जाता है, बेसिकली चेक या ऑल अदर मैकेनिज्म्स विच आर एडोप्टेड बाय बैंक, बैंक के द्वारा जो भी एक्सेप्टेबल थिंग्स होती हैं उनके द्वारा पैसा यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स मेंशन कर देता है इन्वेस्टर। ठीक है, और उसको उस काउंटर पे जमा कर देता है, मान लो जहां से भी लिया वहां पे रिसीविंग उसको दे देता है। ठीक है, अब देखो ऑल दीज रिसिप्ट्स दैट मीन्स काउंटर रिसिप्ट्स, ये जितना भी काउंटर रिसिप्ट्स होता है जो भरा हुआ होता है, ठीक है, सेटलर वाले सेगमेंट को छोड़ के बाकी ये दोनों सेगमेंट क्या होता है,
भरा हुआ होता है। इन्वेस्टर अपनी डिटेल्स को भरता है और काउंटर यहाँ पे या तो ऑलरेडी प्रिंटेड होगा या तो इसकी एंट्रीज को भी भरा जाता है। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज भरी जाती है, सेटलर वाला ये चीज खोल छोड़ा रहता है। ठीक है, अब ये सारा का सारा रिसिप्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, ऑल दीज रिसिप्ट्स आर सेंड टू द सेटलर, सेटलर के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, अब सेटलर देखो क्या करता है, द रजिस्ट्रार रिकॉर्ड्स ऑल सच ट्रांजेक्शंस, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ओटीसीआई में अपॉइंट किए जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ठीक है, अब रजिस्ट्रार क्या करता है, वो सारे इस काउंटर रिसिप्ट को प्रॉपरली चेक करता है कि हाँ जो पैसा दिया गया है, जिस उसका माध्यम जैसे चेक नंबर, डीडी नंबर या जिस भी माध्यम से दिया गया है, कि वेदर दे आर ट्रू और नॉट, वो सब ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसको चेक कर लेता है। फिर काउंटर की डिटेल्स को चेक कर लेता है, फिर कंपनी की डिटेल्स चेक कर लेता है कि हाँ जिन कंपनी के शेयर्स को ये खरीदना चाहता है, वेदर दे आर अवेलेबल एट दैट स्पेसिफिक प्राइस और नॉट, वो सारी की सारी चीजें वहां पे देख लेता है, उन ट्रांजेक्शन्स की डिटेल को पूरा कंप्यूटर्स के माध्यम से चेक कर लेता है। ठीक है, फाइनली when all the things are correct, then at the settlement time the seller यानी जो कंपनी है gets the sale confirmation notice along with the proper amount of check by the bank। ये रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जब रिकॉर्ड को ट्रेस कर लेता है, देख लेता है सब चीज सही है, तो सेलर यानी कंपनी को क्या ट्रांसफर कर दिया जाता है, उस आदमी के द्वारा दिया गया चेक, इन्वेस्टर के द्वारा दिया गया चेक, या जो भी जिस माध्यम से भी, मान लो मनी ऑर्डर दिया हो या यहाँ पे डीडी दिया हो, जो भी चीज दिया है वो सेलर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। और परचेसर यानी इन्वेस्टर को क्या दे दिया जाता है, ही गेट्स द सीआर काउंटर रिसिप्ट। इसी काउंटर रिसिप्ट में सेटलर क्या करता है, अपना ऑथेंटिक यहाँ पे डिटेल्स दे देता है कि यू हैव बीन ग्रांटेड दिस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी एट द रेट ऑफ दिस दिस दिस, और वो अपना ऑफिशियल स्टैंप यहाँ पे सेटलर ओटीसीआई का लगा देता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर रिसिप्ट काउंटर रिसिप्ट जो होता है, काउंटर रिसिप्ट इज फॉरवर्डेड टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को दोबारा फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जिसको कि सिक्योरिटी का रिसिप्ट माना जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी रिसिप्ट उसी को माना जाता है। एज सच आपके ऑफिशियल आईडी पे उसकी सॉफ्ट कॉपीज भी ट्रांसफर कर दी जाती है। और ये काउंटर रिसिप्ट भी आपके पास एक तरीके से क्या होता है, वो एक फॉर्म के रूप में आपके पास पड़ा रहता है। ठीक है, एक रिकॉर्ड के रूप में। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स की जाती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी पॉइंट में कुछ पूछना हो? कोई पॉइंट क्लियर ना रह गया हो तो वो मुझसे अभी पूछ सकते हो। चलो एक इसका लास्ट स्लाइड है उसको भी देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। ठीक है, ये सारी ट्रेडिंग को देखने के बाद क्या लगता है कि इसकी फीचर्स क्या है। देखो, फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्केट, नंबर वन इज टू वे ट्रेडिंग। यहाँ दो वे ट्रेडिंग की जाती है, यानी कंपनी डायरेक्ट इशू भी कर देती है सीधा पब्लिक को डायरेक्ट, यानी लिस्टिंग का कोई झंझट नहीं है, कंपनी सीधा किसी भी पर्सन को डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ किस व्यक्ति के द्वारा, किस व्यक्ति की मदद से डायरेक्ट इन्वेस्टर को ट्रांसफर किया जा सकता है, थ्रू स्पॉन्सर्स एंड थ्रू मार्केट मेकर्स। अगर स्पॉन्सर ऑथेंटिक है और मार्केट मेकर ऑथेंटिक है तो दोनों की सहायता से किसी भी व्यक्ति को किसी भी पोर्शन में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पॉन्सर क्या करता है, कंपनी में मतलब मार्केट में कंपनियों को लेके आता है, स्पॉन्सर का काम है, तो वो जानता है कि ऑथेंटिक कंपनी है। दूसरा मार्केट मेकर, उसका काम है कि भाई इन्वेस्टर को और कंपनियों को मिलाना, दोनों को एक जगह पे मिलाना। तो ये कहीं पे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो एक एक तरीके से बिजनेस करने का एक तरीका है, तो वहां पे डायरेक्ट इशू किया जा सकता है। और कंपनियां क्या करती हैं, डायरेक्टली सेल कर देती है स्पॉन्सर को, और स्पॉन्सर विद द हेल्प ऑफ मार्केट मेकर वो फर्दर सेल करता है पब्लिक को। ठीक है, इस प्रकार से ट्रेडिंग कर की जाती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है नेशनल नेटवर्क, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है, तो थ्रू आउट दी कंट्री आप कहीं से भी इस पर्टिकुलर मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फुल्ली कंप्यूटराइज्ड, बिल्कुल 100%। वाई ऐसा हम लोग कहते भी है कि दिस इज द फर्स्ट फुल्ली कंप्यूटराइज्ड स्टॉक मार्केट ऑफ आवर कंट्री, यही एक पहला स्टॉक एक्सचेंज था जो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड था। रिंगलेस ट्रेडिंग, यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको रिंगलेस ट्रेडिंग कहा जाता है, और ये एकमात्र हमारे इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है जो रिंगलेस ट्रेडिंग करता है, यानी कोई भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है।
आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं, किसी भी जगह से, जहां पे भी आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, तो वहां से आप ऑफिशियल परमिशन लेते हुए और शेयर्स की ऑथेंटिसिटी प्लस सेटलर की और मार्केट मेकर की ऑथेंटिक न्यूज देखते हुए आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। फास्टर ट्रांसफर्स एंड ट्रेडिंग विदाउट शेयर्स, है ना। क्यों फास्टर ट्रांसफर्स? बिकॉज द सेटलमेंट्स आर डन देन एंड देयर, वहीं पे ट्रांसफर एक दिन में ही। जो सेटलर्स होते हैं या जो आपके कौन स्पॉन्सर्स हैं या जो मार्केट मेकर्स हैं, वो पूरा कोशिश करते हैं कि एक दिन में ही सेटलमेंट कर दिया जाए। ठीक है, इसके लिए कहीं से भी कोई परमिशन लेने की और ये सब करने की जरूरत नहीं है। परमिशन भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम मिल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक एक दिन वेट करना पड़ता है, यहाँ ये सब चीज नहीं होता है। नेक्स्ट, delisted companies of a recognized stock exchange can also list its securities here। कोई डीलिस्टेड कंपनी है या डीलिस्टेड शेयर है तो यहाँ पे अपना काम वो कर सकता है, अपनी ट्रेडिंग यहाँ पे वो कर सकता है, वो परमिटेड परमिटेड होता है। ट्रेड्स ओनली इन दोज कंपनीज लिस्टेड विद ओटीसीआई। ठीक है, कंपनी को जब वो लेके आता है, क्या नाम है, स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर का ये काम होता है कि कंपनी को जब कन्विंस कर ले तो ओटीसीआई से उन कंपनियों का नामकरण करवा ले या उनकी लिस्टिंग वहां पे करवा ले। ये देखो, ये लिस्टेड का मतलब लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज नहीं है, ये लिस्टिंग ऑफ नेम ऑफ द कंपनी है। ठीक है, बाकी स्टॉक मार्केट में क्या किया जाता है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, वहां पे सिक्योरिटीज को लिस्ट किया जाता है ना। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, केवल कंपनीज को लिस्ट कर लिया जाता है, यानी कंपनी का नामकरण कर लिया जाता है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी ऑथेंटिक कंपनियां हैं जिनके शेयर्स को आप खरीद सकते हो। दैट मीन्स शेयर्स ऑफ द कंपनीज आर नॉट लिस्टेड बट द कंपनी इज लिस्टेड। कंपनी का नाम लिस्ट करा लिया जाता है, कंपनी के शेयर्स आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस लिस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा नॉर्म्स भी नहीं है, यानी छोटी से छोटी कंपनी भी यहाँ पे आराम से लिस्टेड करा दी जाती है, यानी उनकी ऑथेंटिक परमिशन यहाँ पे मिल जाती है। एस्योर्ड लिक्विडिटी, ठीक है, माना जाता है कि इसकी लिक्विडिटी भी हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए मार्केट मेकर हमेशा क्या करते हैं, द स्पॉन्सर एंड द एडिशनल मार्केट मेकर ऑफ ईच सिक्योरिटी विल ऑफर बाय एंड सेल कोड फॉर दैट सिक्योरिटी। ये दोनों का काम है, स्पॉन्सर का काम है और मार्केट मेकर का काम है कि लिक्विडिटी को बनाए रखना, यानी कंपनी के शेयर्स के लिए एक इन्वेस्टर को तैयार करना। ये इन दोनों का काम है, स्पॉन्सर का और मार्केट मेकर का। तो माना जाता है कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी अच्छी होती है। ठीक है, इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं खरीद पाएगा। जो मैंने पहले ही बताया था कि इन्वेस्ट ओटीसी आईडी दिया जाता है, तो जैसे ही कोई इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन कराता है, इन्वेस्ट ओटीसी आईडी मिलता है, उसके बाद ही प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, दैट मीन्स इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि हर इन्वेस्टर की रजिस्ट्रेशन होती है। नाउ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹30 lakhs कैन ट्रेड इन इट। ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जिनकी पेड अप कैपिटल 30 लाख भी है, उनको भी ट्रेडिंग करने का अधिकार दे दिया जाता है, जबकि बाकी स्टॉक मार्केट में लिमिट्स बने हुए हैं। ठीक है, यानी वहां मोस्टली बड़े कंपनियों को ही परमिट किया जाता है। दुनिया भर के क्लॉज हैं, जैसे 5 साल का काम किया हो, कम से कम 3 साल प्रॉफिट में से डिविडेंड को डिक्लेयर किया हो। ठीक है, पेड अप कैपिटल कम से कम 1 करोड़ हो। इस टाइप का लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर देयर, और criterias are laid down by the stock exchanges, the leading stock exchanges, for the purpose of listing of securities. But here सीधा सीधा कह दिया जाता है कि 30 लाख तक की कंपनियां भी आके यहाँ पे क्या कर सकती हैं, ट्रेडिंग कर सकती हैं। जिनका पेड अप कैपिटल 30 लाख तक का है, वो भी ट्रेड कर सकती है। ठीक है, 1 करोड़ और 5 करोड़ की बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है। एंड फाइनली, ऑथराइज्ड डीलर्स, दैट मीन्स ऑल द डीलर्स। आप किसी भी डीलर की बात करो, चाहे वो स्पॉन्सर हो चाहे मार्केट मेकर हो, सारे के सारे क्या होते हैं, दे आर ऑथराइज्ड डीलर्स। जब तक कि उनको ऑथराइज्ड परमिशन ना मिले, तब तक वो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर प्लस रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज बोथ इज मैंडेटरी। यहाँ पे उन दोनों का रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही मार्केट में काम करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो एन ऑथेंटिक मार्केट। ऐसा नहीं है कि ये ऑथेंटिक मार्केट नहीं है और यहाँ फ्रॉड ज्यादा होते हैं, नहीं, फ्रॉड होने के चांस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टॉक एक्सचेंजेस। बट this is also an authentic recognized market where intermediaries are also registered as well as investors are also registered। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। किसी को कोई और डाउट रह गया तो मुझसे पूछ ले।
सर एक एक बात पूछनी है कि सर फ्लोरलेस ट्रेडिंग बताया सर आपने कि ये जो ओटीसीआई है यहाँ पे कोई फ्लोरलेस नहीं होता। मतलब सर क्या कोई कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं इसका? नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस देखो, कहीं से मॉनिटरिंग तो जरूर की जा रही होगी, है ना कहीं से। यस सपोज सर, यस सर। मान मान लो मुंबई में ही कहीं टर्मिनल्स के सहायते से और कहीं पे वो बैठा गया होगा। लेकिन देखो, फ्लोरलेस कहने का मतलब क्या है, कि फ्लोरलेस का मतलब देखो क्या है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज बेसिकली नॉट फ्लोरलेस, वहां पे फ्लोर है, और उस फ्लोर पे क्या किया जाता है, फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द ऑर्डर्स। जो भी ऑर्डर, जैसे बनारस में बैठे बैठे मैं अभी अगर एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ, मान लो मैंने एंजल ब्रोकिंग का ऐप ले रखा है, और उस ऐप से मैं कुछ ऑर्डर्स को परमिट करता हूँ कि मैं रिलायंस के 10 शेयर खरीदना चाहता हूँ। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, ब्रोकर को। अब ब्रोकर उन ऑर्डर्स को कहां पे ट्रांसफर करता है, ब्रोकर उस कंपनी को ट्रांसफर करता है जिस कंपनी के शेयर्स मुझे चाहिए, ठीक है। वो है सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ब्रोकर ऑर्डर को प्लेस कहां करता है, फाइनल ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय द ब्रोकर्स इन द रिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट। उस स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वो उस ऑर्डर्स को प्लेस करता है, और वहां से सिक्योरिटीज की डिलीवरी को टेक करता है और फाइनली मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है, ठीक है। इस प्रकार का होता है। बट ओटीसीआई मार्केट में क्या कहा जा रहा है, इट इज फ्लोरलेस, यानी किसी जगह को हमें नहीं देखना है। जैसे मान लो मैं ओटीसीआई का ऑफिशियल मैं सेटलर हूं, या सपोज मार्केट मेकर मैं हूं। एक मैं मार्केट मेकर के रूप में मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है, और कोई दूसरा बंदा एक और यहाँ पे है, ठीक है, जो स्पॉन्सर है। तो स्पॉन्सर क्या किया कि गया और यहाँ पे मान लो पराग नाम की एक कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है, ठीक है। रामनगर में पराग नाम की एक कंपनी है जो अभी लिस्टेड नहीं है। तो स्पॉन्सर गया पराग के पास, वहां के अधिकारियों से बात किया कि आप क्यों नहीं अपने शेयर्स को ट्रेड कराते हैं, ठीक है। तो पराग वाले भी सोचेंगे कि हाँ ये तो अच्छा है भाई, बैठे बैठे हमें मार्केट मिलेगा, ठीक है। तो वो उसकी बात से परमिट होके, और वो अपने आप को क्या करते हैं, स्पॉन्सर की सहायता से अपने आप को लिस्ट करा लेते हैं, कहाँ पे, ओटीसीआई में, ठीक है। अब मार्केट मेकर क्योंकि वो बनारस का है या मान लो अगल बगल का है, वो मुझे कहता है कि यार, जैसे मैं हूं, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि पैसा लगाओ इसमें, पराग में पैसा लगाओ, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग का मैंने क्या किया, एक इन्वेस्ट ओटीसी आईडी आपका क्रिएट किया घर यहीं पे बैठे बैठे, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। ओटीसीआई से डायरेक्ट परमिशन लेते हुए मैंने यहीं से आपको परमिशन दिला दिया, और शेयर्स आपको ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो क्या इसके लिए मुझे वहां पे ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत पड़ी, नहीं। यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट वाज डन बाय मार्केट मेकर प्लस दैट स्पॉन्सर, दोज वर लीगल अथॉरिटीज ऑफ, यानी यहाँ पे रिंगलेस ट्रेडिंग हो रही है। फाइनल एग्जीक्यूशन इज डन बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एट एनी प्लेस। फाइनल ऑर्डर की एग्जीक्यूशन यानी फाइनल ट्रांसफर, सिक्योरिटीज की ट्रांसफर इन्वेस्टर को, और पैसे की ट्रांसफर कंपनी को, वो कहीं से भी कर दिया जा रहा है। उसके लिए हमें फ्लोर्स की जरूरत नहीं है, फाइनली स्टॉक मार्केट के फ्लोर्स की जरूरत नहीं है, जो कि बाकी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। बाकी सारे स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स यूज टू प्लेस फाइनल ऑर्डर एट द फ्लोर ऑफ स्टॉक मार्केट, वो वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। जैसे हम लोग केवल ब्रोकर को प्लेस कर रहे हैं, हम और किसी को ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे हैं, हम ब्रोकर को करते हैं। और ब्रोकर फाइनली ऑर्डर कहाँ प्लेस करता है, क्योंकि ब्रोकर ब्रोकर का तो कोई कंपनी है नहीं, ब्रोकर तो अपने शेयर्स आपको नहीं दे रहा है। ब्रोकर कहाँ वो करता है, वो स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर को प्लेस करता है, ठीक है। तो वहां पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर्स की सहायता से घर बैठे फाइनल एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है, इसलिए इसको रिंगलेस कहा जाता है। ये कोई रिंग या कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसका नहीं है, सर ठीक है। एक और सवाल है हम्म। कि सर आपने कहा कि यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनीज जो हैं वो हम्म। उसकी शेयर्स की ट्रेडिंग हो सकती है सर। हम्म। और एक एक और बात कही थी, पब्लिक कंपनीज जो हैं जो छोटी हैं जिनका कैपिटल सिर्फ 50 लाख है, तो सर उनकी भी ट्रेडिंग होती है सर। तीस तीस तब थर्टी तब थर्टी क्या? थर्टी ओके सर, 30 लाख। तो सर सर ये एक सेकेंडरी मार्केट होगा कि एक प्राइमरी मार्केट को के हिसाब से भी हम देख सकते हैं इसे? सपोज कोई एक अनलिस्टेड कंपनी है जो कि पहली बार शेयर्स इशू कर रही है, तो वो क्या ओटीसीआई पे इशू कर सकती है? क्या चीज कोई एक नई कंपनी है। जो कि अपने शेयर्स पे ट्रेड कराना चाहती है या इशू कराना चाहती है, तो वो हम्म। क्या ओटीसीआई पे के थ्रू कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है। कंपनी को अपने आप को लिस्ट कराना होगा ओटीसीआई से,
कंपनी, अगर कंपनी को लगता है कि उसके नॉर्म्स उतने अच्छे नहीं है का मतलब क्योंकि बाकी सारे स्टॉक मार्केट क्या कहते हैं कि यू आर सपोज टू फुलफिल द फॉलोइंग नॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट योर स्टॉक लिस्टेड विथ अस। बॉम्बे स्टॉक मार्केट के क्या है, अपने नॉर्म्स हैं। उन नॉर्म्स को जो कंपनी फुलफिल करेगी वही वहां पे जाएगी। तो कोई कंपनी अगर ऐसी है, उसको लगता है कि हम उस नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो वो ओटीसीआई में जा सकती है। यस सर, दैट्स ऑल। हाँ बिल्कुल जा सकती है। पर कोई कंपनी पहले किसको देखेगी? आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको मैं कहूंगा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, एक ऑक्सफोर्ड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और दूसरी मिल रही है मान लो कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बेसिकली आपका भी, सबका, किसी का भी क्या ओपिनियन होगा कि नहीं मैं बेस्ट के लिए पहले जाऊंगा। लेकिन जब मुझे दिखेगा कि नहीं यार, मैं इसकी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसके बाद सेकंड बेस्ट पे आऊंगा, थर्ड बेस्ट पे आऊंगा, ऐसे ऐसे करके नीचे। तो बाकी जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, बेसिकली हम लोग उनको टॉप रैंकर्स मानते हैं। खासकर एनएससी और बीएससी, ये टॉप टू स्टॉक एक्सचेंज ऑफ आवर कंट्री हैं, नो डाउट है, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारे स्टॉक मार्केट का काम आता है। लेकिन जो कंपनी कहीं लिस्ट नहीं करा पाती है, ठीक है, वो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक रिकॉग्नाइज्ड मार्केट दे रखा है, ओटीसीआई। यस सर, क्लियर है अभी। ठीक है, यानी ओटीसीआई में बेसिकली कोई अच्छी कंपनी पहले जाना नहीं चाहेगी, बिल्कुल नहीं चाहेगी। वो हमेशा कोई स्टॉक मार्केट ही खोजेगी, कोई दूसरी स्टॉक मार्केट खोजेगी। लेकिन कहीं नहीं हो पा रहा है, तो ओटीसीआई तो है ना, एक एक आखिर एक ये भी तो लीगल बॉडी है। तो यहाँ के द्वारा क्यों ना काम किया, डब्बा मार्केट में जाने से तो अच्छा है कि ओटीसीआई से काम करो। यस सर, ऑब्वियसली। चलो ठीक है, ओके।